हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, आपने बताया कि आई एम ऑडिबल। तो फर्स्टली मैं अपने बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ। मेरा नाम करण सेठ है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। अ, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गिरिडीह से ही की। 10th-12th ग्रेजुएशन मैंने गिरिडीह से ही किया है। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया है। 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज़्म में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से किया है। और उसके बाद मैंने 4 महीने के लिए इनशॉर्ट्स ऐप में काम किया है। फिर मैंने 2024 की शुरुआत से यूपीएससी की तैयारी की। 2025 मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसी अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिली है। मेरी रैंक 333 है और साथ ही मैं पावर ग्रिड में एज़ ऑफिसर ट्रेनी पब्लिक रिलेशन काम कर रहा था। अ, उसके बाद मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं, उनको एड्रेस कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आपको आपके सिलेक्शन के बारे में कैसे पता चला? तो जब रिज़ल्ट आया 6th को, उससे पहले ये बातें चल रही थी कि अब रिज़ल्ट आ जाएगा, कल रिज़ल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा। तो मैं उस दिन ऑफ़िस में था, गुड़गाँव में मेरा ऑफ़िस है। तो मैं ऑफ़िस में बैठा था, दोपहर 2 बजे के आस-पास का टाइम था। मैंने खुद ही पीडीएफ चेक किया था और उसी से मैंने देखा अपना नाम। तो वो पीडीएफ पहले टेलीग्राम पे आई थी, फिर मैंने उसको कन्फर्म किया ऑफ़िशियल वेबसाइट से और अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे 333 रैंक मिली है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जो पहला रिएक्शन था मेरा, वो ये था कि मतलब मैं ऑफ़िस में चिल्ला पड़ा था। कोई भी बहुत नेचुरल है कि आप इतने एक्साइटेड रहोगे कि आप थोड़ा-सा चिल्ला दोगे। तो वो रिएक्शन था मेरा। अ, ये जो मेरी सक्सेस है, तो क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मैंने बाकी ऐसे शायद जहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, वहाँ पे ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। तो मेरे लिए जर्नी कंपैरेटिवली थोड़ी स्मूथ रही थी। इसमें बहुत से लोगों का मतलब योगदान था, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और इवन जहाँ से भी मुझे थोड़ी बहुत भी मेंटरशिप मिली, उन सब का योगदान था इस जर्नी में। और फिर उसके बाद अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आऊँ, तो जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप मतलब आपने जीएस 1 और सीसैट की प्रिपरेशन कैसे की? तो हेलो? हाँ जी, तो वो जो है कि आपने जीएस 1 और सीसैट यानी कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे की? तो प्रीलिम्स का जो मैंने कंबाइंड प्रिपरेशन किया। मैंने जनवरी 2024 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन और वो प्रिपरेशन कंबाइंड था। मैंने ऐसे प्री के लिए सेपरेट और मेंस के लिए सेपरेट प्रिपरेशन नहीं किया था। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो दोनों में आते हैं, उनकी बेसिक जो उनकी ये स अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे पहले मैंने क्लियर की।
कि पूरी तरह से आप मतलब सब कुछ आपको समझ में आ जाए। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इन द सेंस पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे मूव करते हो, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, मैपिंग एटसेट्रा। और फिर उसके बाद जब आपका ऑलमोस्ट इन सबको कम करने में आपको लगभग 1 साल लग जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि 2024 के स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो 2024 के एंड तक में मेरी बेसिक्स क्लियर हो गई थी। उसके बाद जो आपका काम होता है, वो होता है वैल्यू एडिशन का। तो वहाँ से थोड़ी बहुत आप करंट अफ़ेयर्स करना स्टार्ट करते हो, तो मैंने भी वही किया था, थोड़ी बहुत करंट अफ़ेयर्स की पढ़ाई की थी। उसके बाद जो मेरे लिए था कि मैंने न्यूज़पेपर डेली पढ़ा था। मतलब शुरू के 2-3 महीने अगर मैं छोड़ दूँ, तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरी जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अप्रैल से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, अप्रैल 2024 से। मुझे पहला अटेम्प्ट देना था 25th मई 2025 को। तो अप्रैल से लेके मैंने कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर पर डे पढ़ा था। तो आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ना इस जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक बार न्यूज़पेपर्स आपने अगर पढ़ा हुआ है, तो कोई भी जो करंट अफ़ेयर्स की कंपाइलेशन है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो या कोई मैगज़ीन हो, वो आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आती है। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफ़िकली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं क्वेश्चंस थोड़ी देर में ले लूँगा आप लोगों की। पहले मैं थोड़ा-सा अपने साइड से स्ट्रैटेजी बता दूँ। तो मैं अगर प्रीलिम्स की बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो प्रीलिम्स में मेरा ऐसा था कि जैसा मैंने बताया कि कंबाइंड स्टडी करी, बट क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप रहते हो, तो आपके पास थोड़ा टाइम कम होता है। तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें ऐसे करनी पड़ती है कि मतलब जितनी जल्दी आप कर पाओ और जितने अच्छे से आप प्लान कर पाओ। तो कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेंस के थे, जैसे कि एथिक्स, सोसाइटी, ये सब मैंने प्री के बाद किया था। हाँ, बट मैंने अपने ऑप्शनल के क्लासेस कंप्लीट कर रखे थे, प्री से काफ़ी पहले, जनवरी तक मेरे ऑप्शनल के क्लासेस कंप्लीट हो गए थे। बट अदर देन दैट जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, वो मैंने प्री और मेंस के बीच के लिए छोड़ रखा था। और प्री की जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, वो ऐसी है कि मतलब आपको सबसे पहले तो मतलब प्री में आपको पीवाईक्यू देखना होगा, किसी भी स्टेज में पीवाईक्यू देखना होगा। उसके बाद प्री में आपको क्वेश्चन सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, उसमें डेली सुबह सेक्शनल टेस्ट होता था, तो वो आप लोगों को पता होगा। तो उसमें मैंने डेली वो 40 टेस्ट थे, वो मैंने 40 पार्ट्स में दिए। ऐसे करते-करते मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो एक तो आपके टेस्ट भी लग गए, उसके साथ-साथ उसमें पीवाईक्यूज़ का भी रिवीज़न होता है उस उन टेस्ट्स में और आपका सिलेबस का कंप्लीशन भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्री के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे और सेक्शनल टेस्ट और वो भी टारगेटेड, ऐसा नहीं कि मतलब आज एक टेस्ट दिया, अगला टेस्ट 15 दिन बाद दे रहे हैं, तो उससे आपका फ्लो टूट जाएगा। तो थोड़ी-सी प्री के जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं, जो अभी वाला टाइम है, जो मई, मार्च, अप्रैल और मई, तो ये वाला जो टाइम होता है, इसमें आपको थोड़ी रिगरस पढ़ाई करनी चाहिए प्री के लिए। मतलब कि आपका पूरा टाइम लाइब्रेरी में बीतना चाहिए या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, तो वहाँ बीतना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए प्री के लिए। तो मेजरली मैं ये बोलूँगा कि प्री में सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़। प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ अभी प्री के जो क्वेश्चन्स आते हैं, वो इतने टेक्निकल आते हैं और इतने मतलब उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट और दिमाग लगाना पड़ता है, इतने घूमे हुए क्वेश्चन रहते हैं अगर मैं सिंपली बताऊँ तो, कि आप उसको प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हो। तो वो एक अप्रोच है कि प्री में आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। एक क्वेश्चन है मेरा ऑप्शनल को लेके, तो मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद अगर मैं सीसैट की बात करूँ, तो सीसैट में मैंने पीवाईक्यूज़ बस सॉल्व किए थे। मुझे जब मैं सीसैट बना रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ नहीं रही है सीसैट में, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था। बट जो एक नॉर्मल अप्रोच होता है, वो ये होता है कि आप क्लासेस करो। दूसरा एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा कि प्री का जब आप जीएस अटेम्प्ट करो, तो आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब कि 90 आउट ऑफ 100 अगर आप कर रहे हो, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। मतलब क्योंकि अगर आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक्यूरेसी आपको बहुत हाई चाहिए सिलेक्शन के लिए। जैसे कि कट ऑफ 92.66 था, तो उस कट ऑफ को रीच करने के लिए आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए अगर आप 80 कर रहे हो तो। तो ये 85 टू 90 मुझे लगता है कि मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस से ही हो पाएगा वो कि अटेम्प्ट्स बढ़ें। और जहाँ तक सीसैट की बात है, तो सीसैट में आपको अटेम्प्ट्स कम रखनी चाहिए। आपको सीसैट में वो क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने चाहिए, जहाँ पे आप कन्फर्म हो। उसके बाद अभी सीसैट में
रीज़निंग और मैथ्स इतना टफ़ हो गया है कि मुझे लगता है कि सीसैट में अभी भी कॉम्प्रिहेंशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा वही था कि मैं ज़्यादा फ़ोकस्ड कॉम्प्रिहेंशन पे था सीसैट के लिए। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें मैं रीज़निंग और मैथ्स करता था। तो ऐसे करके सीसैट में मोस्टली मैं 55 क्वेश्चंस तक ही अटेम्प्ट कर पाता था और 55 आउट ऑफ 80 सीसैट में एक अच्छा नंबर है। बट 55 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सीसैट में आपके 45 सही होने चाहिए। ये अप्रोच आपका सीसैट में होना चाहिए। तो अब सीसैट और प्रीलिम्स से थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है मेंस के सारे पेपर्स की स्ट्रैटेजी। तो मेंस में मैंने एस्से के लिए मैंने अगर सोर्स की बात करूँ, तो मैंने रेफ़र किया था मोदित जैन सर को एस्से के लिए और जीएस 1 जो है, वो मैंने जहाँ से अपनी फाउंडेशन की थी, वहीं के जीएस 1 के नोट्स यूज़ किए थे। हिस्ट्री और सोसाइटी स्मृति मैम का था और आपका ज्योग्राफ़ी भी मैंने वहीं से यूज़ किया था और फिर जीएस2 में मेरे बहुत डिसेंट मार्क्स आए हैं, 125 मार्क्स। उसकी मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी शेयर की है जीएस2 में। तो जो उसका क्रक्स है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं जीएस2 के पेपर्स लिख रहा था, तो मैंने पेपर क्वेश्चन को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा था। एक पॉइंट ये था। दूसरा कि जीएस2 जनरली करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड होते हैं जीएस2 में क्वेश्चन, कि कोई इवेंट रिसेंट में हुआ है, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन होता है। तो उस इवेंट को अगर आप कोट कर दोगे इंट्रोडक्शन में, बिकॉज़ कि दिस वाज़ आस्क्ड बिकॉज़ दिस हैज़ हैपेंड, अगर ये आप कर दोगे कि ऐसा हो गया कि लाइक इंडिया अफ्रीका पे कोई क्वेश्चन आ रहा है जीएस2 में, तो अगर आप ये लिख दोगे कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड अफ्रीका एंड सो डील्स वर साइन्ड, तो यहाँ से आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी फिर पॉइंट्स जो है वो 6-7 पॉइंट्स, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम आप लिख ही देते हो और अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, अगर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 2-2 पॉइंट्स भी लिख रहे हो, तो आप 8 पॉइंट लिख दोगे। बाकी जो मेरा मेजर टारगेट था सारे जीएस पेपर्स में, वो था पेपर को कंप्लीट करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट मैं लेके चला था और मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट हुए थे। सातों पेपर्स, इससे चारों जीएस और ऑप्शनल के दोनों पेपर सब पूरे कंप्लीट हुए थे। मैंने पूरे 2 पेज और पूरे 3 पेज भर के लिखे थे और उसका रीज़न यही था कि मैं क्वेश्चंस को हमेशा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो पार्ट्स में मतलब अगर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रोल, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव सब लिखने हैं, तो आप रोल डिफरेंट लिखो, फंक्शंस एज़ डिफरेंट सब हेडिंग लिखो, ऑब्जेक्टिव्स एज़ अ डिफरेंट सब ऐसे हेडिंग लिखो। तो ऐसे करके आपका जीएस2 था। जीएस3 में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, 79 मार्क्स आए हैं जीएस3 में। बट आई थिंक जीएस3 में जो मुझे मेरे पीयर्स और जो अदर टॉपर्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे ये पता चला कि जीएस3 में डेटा, ग्राफ्स ये सब ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जीएस3 में आपको थोड़ा उन चीज़ों पे होना चाहिए कमांड। बट डिपेंड करता है कि अगर आप का 3rd अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है तैयारी करने का, तो आप इन चीज़ों पे कमांड रख सकते हो, आप इन चीज़ों से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बट अगर आपने कम टाइम में तैयारी की है, लाइक मेरी तैयारी 15-16 महीने की थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होती। तो अगर आप इनको करने जाओगे, तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएँगे। तो आपको पहले खुद की कंडीशन को असेस करना है कि आप कहाँ पे हो। अगर आपके पास नॉलेज है इतनी कि आप ये ग्राफ्स वगैरह सब लिख सकते हो, बना सकते हो, तो फिर आपको डेटा और ग्राफ से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे। तो ये जीएस3 की स्ट्रैटेजी है। जीएस4 में अगेन मैंने मुदित जैन सर को ही रेफ़र किया था। उनके 17 लेक्चर्स और 17 पीडीएफ हैं उनके नोट्स के, तो उसको रेफ़र किया था। वो काफ़ी होलिस्टिक है, अगर किसी को कम टाइम में करना है तो। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके आप उसमें ऐड ऑन करते जाओगे, तो वो होता चला जाएगा। तो ऐसे होगा। पीएसआईआर पेपर 1A जो है, वो स्टैटिक पेपर है। उसमें मोस्टली सब लोग मैम के ही नोट्स फ़ॉलो करते हैं, शुभ्रा रंजन मैम के, तो उसी को मैंने भी फ़ॉलो किया था। उसको आप थोड़ा-सा और स्ट्रक्चर्ड वे में बना के रख सकते हो अपने लिए, जो जीएस पेपर 1 के नोट्स हैं। 1A 1B बहुत डायनामिक है। 1B में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको न्यूज़पेपर आपका पूरा पढ़ा होना चाहिए पिछले 1 साल का, अदरवाइज़ 1B के आंसर्स लिखने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मार्केट में पीएसआईआर मैगज़ीन्स भी अब आ गई हैं, बट स्टिल आई थिंक पीएसआईआर के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर 2A और 2B, ये जो आईआर वाला जो पेपर है, पूरा पेपर 2 पीएसआईआर का, इसमें मैं ये कहूँगा कि पूरा का पूरा पेपर जो आएगा, वो कुछ पार्ट्स को, कुछ स्टैटिक पार्ट्स को हटा दें, तो वो पूरा का पूरा न्यूज़ इंस्पायर्ड है, पूरा करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड है। तो इसमें आपको ये करना है
कि आप पूरा एक बेसिक जो है उसको कंप्लीट कर लो। वो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। आपको इंडिया, यूएस, इंडिया, ईयू, इंडिया, जापान के बारे में जो अब तक हो चुका है, लाइक 2025 तक जो चीज़ें हो चुकी है, सब कुछ पता होना चाहिए और वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पढ़ा हुआ नहीं, समझा हुआ होना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट कि आपने कुछ पढ़ा है और कुछ आपने समझा है। लाइक कि वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप आपको पूरे आईआर रटी होनी चाहिए कि हाँ, इंडिया और यूएस में इस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था। जब तक वो चीज़ कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अभी जैसे आईआर के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उसको आप लिख नहीं पाओगे। तो और फिर उसके बाद अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, तो आप वो उस उससे सब्सटैंशिएट कर सकते हो। रही बात स्कॉलर्स कितने कोट करने हैं, तो आप एब्रप्टली स्कॉलर्स कोट नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्कॉलर फिट हो रहा है, तो आप लिखो। अगर आप स्कॉलर्स के 50-100 कोट्स रट के चले गए हो, तो 3 घंटे में जब आपको 50 पेजेज़ लिखने हैं, तो आप सब भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, क्यों लिखना है। तो वो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्कॉलर ने ये बात क्यों कही थी। उसके बाद क्या है कि एक बार जब आप कंटीन्यूअसली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको वर्ड टू वर्ड किसी स्कॉलर को कोट नहीं करना होता। आपको ये पता होता है कि वो स्कॉलर किस लाइन पे लिखते हैं, तो आपको उनकी जो भी थिंकिंग है, आप उनको कोट कर सकते हो आंसर्स में। तो वो ऐसा आपके साथ हो जाएगा विद टाइम कि खुद ही आने लगेंगे। अगर आपने 2 स्कॉलर्स भी लिख दिए एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो मेरे हिसाब से तो वो इनफ है क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी आपकी खुद की भी ओपिनियन होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप कहीं से ओपिनियन जनरेट नहीं कर सकते, आप पढ़ के समझोगे ये ओपिनियन। तो आपने क्या पढ़ा है, उससे आपने क्या विथड्रॉ किया है और क्या आपको समझ में आया है, ये ओपिनियन भी मुझे लगता है मैटर करता है। तो मैंने अपनी ओपिनियंस भी लिखे थे एग्ज़ाम में कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस टॉपिक और आई थिंक पीएसआईआर में ये इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ स्कॉलर ओपिनियंस और स्कॉलर को कोट कर के अगर आप ओपिनियंस लिख रहे हो, तो फिर आई थिंक उसमें आपका बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता खुद का ऐड ऑन करने का। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पीएसआईआर की। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, मैं उनके भी जवाब दे देता हूँ। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दिया। प्रीलिम्स, मेंस और सोर्सेज़ की जहाँ तक बात है, तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरे सोर्सेज़ थे, मैंने जीएस 1 के लिए हिस्ट्री, प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने हिमांशु खत्री सर को फ़ॉलो किया था और एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नीरज राव सर को फ़ॉलो किया था। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करूँ तो लक्ष्मीकांत को मैंने मेजरली फ़ॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आदित्य कालिया सर को फ़ॉलो किया था और विवेक सिंह सर की बुक पढ़ी थी। ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने जयकृष्णा सर को फ़ॉलो किया था, वो विज़न में थे उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ज्योग्राफ़ी की और मैपिंग मैंने राजेश गोविंद राजन सर से किया था। इस बार शायद मैपिंग के उतने अच्छे क्वेश्चन्स आए नहीं थे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैंने पीएमएफ-आईएएस की बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है और वो बुक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। और उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था साइंस एंड टेक के लिए जो विज़न की पीटी 365 थी, कुछ लेक्चर्स मैंने डॉक्टर शिविन के भी देखे थे। बट इस बार शायद जो हर बार ऐसा ही होता है कि स्टैटिक से ज़्यादा करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड आता है साइंस एंड टेक, तो एक बार आप बेसिक कहीं से भी कर लो, तो आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बन जाते हैं या अगर बहुत ज़्यादा टफ हुए, तो वो क्वेश्चंस किसी से नहीं बन पाते हैं। ये फैक्ट है इस एग्ज़ाम की। अपार्ट फ्रॉम इट अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहा हो, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं प्री के लिए। अ मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया एस्से और एथिक्स मैंने मुदित सर को फ़ॉलो किया था और बाकी ये जो सारे हैं वो मेरा प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी थी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एटसेट्रा उसमें मैंने प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी की थी। उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा दिया हुआ है ये पीएमएफ, आईएएस और विवेक सिंह ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी। तो अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ ले रहे हो तो आपका एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने विज़न के जो लेक्चर्स थे उन्हीं को फ़ॉलो किया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैंने वही किया था और उसके बाद जो सोसाइटी है उसमें मैंने स्मृति शाह मैम को फ़ॉलो किया था। सोशल जस्टिस भी उनका था। गवर्नेंस में पवन सर हैं, पवन कुमार उनको फ़ॉलो किया था। प्रीलिम्स गेटिंग रैंडम डे बाय डे। आई थिंक
प्रीलिम्स उतना भी रैंडम नहीं है जितना उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मेजर पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स इज़ नॉट रैंडम। 50% क्वेश्चंस आर नॉट रैंडम। अगर आप उस पे कमांड कर रहे हो, आपको 92 मार्क्स ही लाने हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स उतना भी रैंडम है। हाँ, पहले जितनी सिम्प्लिसिटी थी प्रीलिम्स में, अब उतनी सिम्प्लिसिटी नहीं रही है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बट आई वोंट से कि पूरा का पूरा पेपर रैंडम है। अभी भी आप अगर अच्छे से आपके स्टैटिक कंप्लीट है, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन किया हुआ है, तो फिर आप प्रीलिम्स में ईज़िली 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 106 मार्क्स आए थे, 14-15 मंथ्स के प्रिपरेशन में, तो इट्स स्टिल अचीवेबल, आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम इट, मेंस आंसर कैसे फ्रेम करें? तो मेंस आंसर का जो नॉर्मल फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और ये कंक्लूजन, चारों जो जीएस हैं, उसमें आपको पॉइंट वाइज ही आंसर लिखने हैं। अगर आपका पीएसआईआर टाइप का कोई ऑप्शनल है, तो उसमें थ्योरी आंसर्स लिखने हैं। और जो मेजर काम जो आपको करना है, वो ये है कि क्वेश्चंस को सब पार्ट्स में डिवाइड करना है मेंस में, क्योंकि आपको 2 पेजेस लिखने हैं। आपको पॉइंट वाइज अगर आप लिख रहे हो, तो पॉइंट्स कम पड़ जाएँगे। तो अगर आपने क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आपको सर्च करने हैं अलग-अलग कीवर्ड्स। उस कीवर्ड्स की अगर आपने हेडिंग दे रखी है, तो फिर आपका सब अच्छे से हो जाएगा उसमें। अ, आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? देखिए, पढ़ते-पढ़ते आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, आपको भी पता है कि किस चीज़ में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ। तो आंसर राइटिंग में मतलब आपको किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच मस्ट बी एड्रेस्ड, वो भी वहीं पे लिख देना है। उसके बाद चैलेंज लिखना है। उसके बाद फिर एक कंक्लूज़न देना है कि इफ वी कीप वर्किंग ऑन दिस फॉर्मेट इन दिस लाइक इन बाय दिस सिस्टम, अगर हम ऐसा अच्छा करते रहेंगे, तो वी विल अचीव दिस। लाइक ऐसे कंक्लूजन्स इस बार बहुत कॉमन थे कि वी मस्ट डू दिस टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047। तो इस टाइप के आपको कंक्लूजन्स लिख के एंड कर देना है। ये अपने आप में पॉजिटिव कंक्लूजन है। मैं रेडीमेड इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया, ना कोई रेडीमेड कंक्लूजन फॉलो किया। मुझे ऐसा लगता है कि रेडीमेड से बेटर है कॉन्टेक्चुअल लिखना। और राइटिंग जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वो फ्लो आ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम मिल नहीं पाया था, बट आई वुड सजेस्ट कि आंसर्स लिखने चाहिए, उससे मिलेगा, फ्लो आपको आएगा। अगर आंसर ना आता है, तो कैसे करें? देखिए, प्रीलिम्स में 2-3 चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं और चारों में से कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता चारों में से कौन-सा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को लीव कर दो। बट अगर आपको 4 में से 3 भी लग रहा है, तो आप एक प्रैक्टिस करो कि आप एक गेस लो, या जो आपको मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। अगर आपको 3 भी सही लग रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि कोई क्वेश्चन 40% सही लग रहा है, कोई ऑप्शन, और कोई 30, कोई 30। तो वो जो 40% लग रहा है, उसको आप टिक कर दो। वहीं मार्क कर दो कि इसमें मुझे तीनों ऑप्शंस में डाउट था, जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो। उसके बाद देखो कि आपकी वो इंस्टिंक्ट सही थी या गलत थी। ऐसे करके आप कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड मेरी स्टार्टिंग में बता दी, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और मैंने पीजी डिप्लोमा किया है रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज़्म में। हेलो। अ, तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू और मेंस। देखिए, मेंस में तो आपको थ्योरी लिखना होता है, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, मतलब अगर आपको नहीं आता है कुछ, तो देखिए उसमें लोगों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मत लिखो अगर बिल्कुल नहीं आता तो। मैं ये कहूँगा कि उससे रिलेटेड आपको जो आता है आप लिखो। आप उसको जिस डायरेक्शन में लिख पा रहे हो लिखो, अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम, मतलब पूरा कचड़ा नहीं लिख देना है, पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें नहीं लिख देनी है। बट इतनी तैयारी के बाद आपको पूरा का पूरा लिखना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में रेयरली 1 आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो उस भले ही आपको एग्ज़ैक्ट आंसर ना आता हो, उससे रिलेटेड जो आता हो उसको लिखो। इंटरव्यू में नहीं आता है, तो उसका सीधा जवाब है, सॉरी सर, आई डू नॉट नो अबाउट दिस। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इंटरव्यू में। ब्लफ नहीं करना है इंटरव्यू में।
प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या अलग-अलग करनी चाहिए? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए और दिसंबर-जनवरी तक तो पूरा एक साथ करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप जो मेंस वाले स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको छोड़ सकते हो, लेकिन जो प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनको जनवरी-फरवरी के बाद भी एक साथ ही लेके चलना चाहिए कि हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी कि आपका प्री और मेंस अलग होता है, तो इसके लिए हिस्ट्री या पॉलिटी बदल नहीं जाएगी। डिफरेंस ये होगा कि आपको एमसीक्यूज़ बनाने के लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए प्री से पहले एंड बिफोर मेंस आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। बस यही डिफरेंस होगा। यूपीएससी में पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कितना इम्पोर्टेंट है और प्री में जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मेंस में इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के लिए पीवाईक्यू आप अगर आपके पास टाइम है, तो पूरा लिख के रखो, उसको पढ़ के रखो। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस प्री में थोड़े कम रिपीट होते हैं, मेंस में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो वो है। मेरा इंटरव्यू बोर्ड जो था वो सुमन शर्मा मैम का था, तो सुमन मैम का बोर्ड जो था उसमें मतलब मेरा एक्सपीरियंस ठीक-ठाक था, ऐसे सामने से बहुत ज़्यादा कोई ग्रिलिंग नहीं हो रही थी, जैसा आप मॉक इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ में देखते हो, बहुत कॉर्डियल इंटरव्यू होता है, आपको मार्क्स कैसे भी मिले, उस दिन आपके साथ कोई वहाँ पे ट्रेजेडी नहीं होने वाली, इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है। इंटरव्यू ड्रेस कोड इज़ वेरी कॉमन, आप जैसा पहनो आजकल ब्लू सूट या ब्लू बिज़नेस सूट और ग्रे बिज़नेस सूट ऐसा वही कॉमन है, ब्लैक भी कुछ लोग पहनते हैं, चारकोल ग्रे मैंने पहना था, तो दीज़ आर द थिंग्स। और पर्सनैलिटी टेस्ट की जो तैयारी है, इट्स अबाउट नोइंग योरसेल्फ, जो भी चीज़ें आपने डैफ में लिख रखा है, उसको आप अच्छे से करो, पढ़ो और सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर से अवेयर रहो, तो पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा होगा। मेरे इंटरव्यू में मुझे डैफ से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि आप जहाँ वर्क कर रहे हो, वहाँ ये सिचुएशन हो गई, तो आप कैसे करोगे? आप पीआर ऑफिसर हो, कुछ हो गया आपके यहाँ पे कोई इश्यू हो गई, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे? ये क्वेश्चन था। और एक मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मैं झारखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया ईयू ट्रेड डील के झारखंड को क्या बेनिफिट्स हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके इंटरव्यू में आते हैं, जो आपके डैफ से इंस्पायर्ड हो। तो ये इंटरव्यू का पैटर्न है। अ, सर्विस प्रोफाइल और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की जो चीज़ें अभी मुझे सर्विस मिली नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आईएएस और आईपीएस मिलेगा, आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन। और सभी सेम सोर्सेज़ और सेम बुकलेट पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी है। तो सभी लोग उसी को उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ो, उसी में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है ये थोड़ा-सा कि यदि आपको फिर से एग्ज़ाम देना हो तो आप क्या नहीं करना चाहोगे? आई थिंक क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म में निकल गया है, तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम क्वालीफाई हो चुका है, मैं पास हो चुका हूँ फर्स्ट टर्म में, तो मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें मैंने ठीक ही की होगी। कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया, वो करूँगा अगर मुझे फिर से अटेम्प्ट देना पड़े तो। वो है कि जैसे आंसर राइटिंग में कम कर पाया था, तो वो ज़्यादा करूँगा। शॉर्ट नोट्स मैंने पहले भी नहीं बनाए थे, मोस्ट प्रोबेबली मैं फिर से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स वाला जो टाइम है, वो टाइम डिवोट करना चाहिए सेम नोट्स को बार-बार पढ़ने के लिए। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस पे लोग डिफ़र भी कर सकते हैं। सिलेबस समझ नहीं आता तो क्या करें? सिलेबस की माइक्रो माइक्रो सिलेबस भी आजकल आने लगा है मार्केट में, जो कि डिटेल्ड होता है, तो उसको पढ़ें और उससे धीरे-धीरे आप ये सिलेबस विथड्रॉ करने की कोशिश करें, इन्फेरेंस करें उससे सिलेबस की और पीवाईक्यूज़ देखें तो सिलेबस ज़्यादा समझ में आएगा। टॉपर कॉपी को कैसे एनालाइज़ करें? टॉपर कॉपी से ज़्यादा मुझे लगता है आप अगर कोई अच्छा मॉडल आंसर है, तो उसको पढ़िए। उसको पढ़ने वो जनरली ज़्यादा बड़े होते हैं, 150 वर्ड का वो नहीं होता। अगर 150 वर्ड्स का है आंसर लिखना है आपको 10 मार्क्स का, तो वो थोड़े बड़े होते हैं। बट आप मॉडल आंसर्स को पढ़ो, उससे ठीक-ठाक आपको आइडिया मिलेगा। फिर आप टॉपर कॉपीज़ पे मूव करो, फिर आपको दिखने लगेगा कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं। और जब आप टॉपर कॉपी पढ़ोगे, मॉडल आंसर पढ़ोगे, फिर आप जब खुद का आंसर लिखोगे, तो आपको समझ और मार्क्स आएँगे, तो अगर कम आए तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियाँ की जो कि उस टॉपर ने नहीं की थी। खुद के नोट्स बनाएँ या दूसरों के नोट्स से पढ़ें। मैंने लेक्चर्स देखे थे, मैंने बुक्स को थोड़ा कम रेफ़र किया था, लेक्चर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट था मैं और लेक्चर्स के जो नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए थे, उसका यूज़ किया था। उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न किया था। और मुझे लगता है इससे मुझे हेल्प हुई थी। एनसीईआरटी की कितनी इम्पोर्टेंस है? अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो,
कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, वहाँ पे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर जो फ़ेमस कोचिंग्स हैं, पॉपुलर या कहीं से भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि जो चीज़ें एनसीईआरटी में हैं, उसको वो टीचर्स कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आपका कुछ छूटता नहीं है। अगर आप खुद से कर रहे हो, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कब करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए? मुझे लगता है कि तैयारी कॉलेज खत्म करने के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। अभी जैसे अगर आपका जून-जुलाई में कॉलेज खत्म हो रहा है जनरली मई, जून, जुलाई इस टाइम पे अगर कॉलेज खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इफ आपका कॉलेज अगर 2026 के मई, जून, जुलाई में खत्म हो रहा है, तो अच्छे से नियरली 2 इयर्स की प्रिपरेशन करने के बाद 2028 का अटेम्प्ट देना चाहिए। कुछ लोग कॉलेज में भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप उतना सब कुछ मैनेज कर पाते हो, तो आप कर सकते हो। बट मुझे बेटर अप्रोच ये लगता है कि कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, थोड़ा एक्सपोज़र भी मिल जाए। उसके बाद अगर आपका टारगेट यूपीएससी है, तो कॉलेज के बाद यूपीएससी करनी चाहिए। मैंने कॉलेज किया, उसके बाद पीजी डिप्लोमा किया, फिर जॉब भी किया, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अ, मैंने यूपीएससी की तैयारी जनवरी 2024 में की और मैंने मई 2025 में पहला प्री दिया और प्री क्लियर हो जाने के बाद मैंने अगस्त 2025 में पहला मेंस दिया एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए? तो करंट अफेयर्स का सिंपल ये है कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। बिल्कुल प्री से पहले लास्ट 1 ईयर का न्यूज़पेपर एकदम पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको और उसके बाद आप कोई कंपाइलेशन पीटी 365 और एनी अदर कंपाइलेशन पे आप मूव कर सकते हो। आजकल बहुत सारे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन हैं, तो न्यूज़पेपर होना चाहिए। उसके बाद वो लाइक कंपाइलेशंस न्यूज़पेपर के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, ऐड-ऑन्स हो सकते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आपका प्री फिर भी निकल जाएगा, बट मेंस में आपको आंसर्स लिखने में दिक्कत आएँगी अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया था, मैं उसको डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 एंड हाफ आवर्स के अराउंड लगते हैं। अ उसके बाद ये न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको मतलब कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उसके लिए अलग-अलग जगह पे आपको टू बी रेड फॉर यूपीएससी सीएसई मिल जाएगा। टेलीग्राम्स वगैरह पे कुछ कोचिंग्स वगैरह भी डालते हैं, टू बी रेड फॉर यूपीएससी सीएसई टॉपिक्स के ये आर्टिकल्स के हेडिंग लिखे होते हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ लो, वो बेट अच्छा है। बाकी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैगज़ीन मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया था। मैंने न्यूज़पेपर किया था और बाद में कंपाइलेशन को थोड़ा बहुत रेफ़र किया था, पीटी सिक्स 365 टाइप कंपाइलेशंस को, तो मैगज़ीन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। कोचिंग की इम्पोर्टेंस मतलब देखिए मैंने कोचिंग किया था, तो मुझे कोचिंग इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। कोचिंग आपका पाथ ईज़ी कर देता है और मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन कोचिंग का नहीं है, करना आपको खुद ही पड़ता है, बट चीज़ें थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाती है, अगर कोचिंग आप लेते हो तो। मैं सारे क्वेश्चन्स अब एक साथ ही ये एड्रेस कर देता हूँ बचे हुए। क्वेश्चंस की डिमांड को कैसे पता करें और क्या करें? देखिए क्वेश्चन को अगर आप 2 टाइम्स पढ़ रहे हो और आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है, यू हैव रेड द टॉपिक जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है एंड देन यू हैव लाइक रेड दिस क्वेश्चन 2 टाइम्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। इवन आपको ये भी समझ में आ जाएगा मेंस में कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। क्योंकि हर क्वेश्चन का इंस्पिरेशन लास्ट 1 ईयर में ही रहता है मेंस में मोस्टली, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन को एड्रेस कर लोगे। मोटिवेशन कहाँ से मिला? आई थिंक नॉर्थ इंडिया में आपको यूपीएससी के लिए एक्सटर्नल कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन इज़ मोटिवेटेड इनफ फॉर यूपीएससी। जो चार्म है यूपीएससी का वो काफ़ी हाई है बिकॉज़ अ, लोग इसको बहुत लाइक सोसाइटी में थोड़ी-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उनको जो यूपीएससी क्वालीफाई किए हुए हैं, जो कि यूपीएससी के बाद भी जो सर्विसेज़ में आप जा रहे हैं वो भी एक जॉब ही है। बट हाँ, तो क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करते हो तो आपको फैमिली, फ्रेंड्स सब आपको मोटिवेट करते हैं अगर आप थोड़ा पढ़ाई में अच्छे हो कि यूपीएससी की तैयारी कर लो और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से होनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है। उसके बाद मोटिवेट खुद को कैसे रखें? शॉर्ट टर्म गोल्स रखिएगा तो आप मोटिवेट रखिए रहिएगा। पहले दिन से ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपको आईएएस बनना है। पहले दिन से टारगेट ये होना चाहिए कि आपको प्री क्लियर करना है। प्री क्लियर करने के बाद टारगेट ये होना चाहिए कि आपको मेंस क्लियर करना है। मेंस क्लियर करके इंटरव्यू कॉल लेना है और इंटरव्यू में जाने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए।
तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए, तो दुःख कम होगा फेलियर में भी और मोटिवेशन भी बनी हुई रहेगी। ये मत सोच के चलिए कि आज तैयारी की, शुरू की और 2 साल बाद मैं आईएएस हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो उस चीज़ से थोड़ा-सा दूर रहिएगा तो अच्छा होगा। अपने इंस्टा के बायो में यूपीएससी एस्पिरेंट मत लिखिए, तो थोड़ा-सा बाहर का प्रेशर कम रहेगा। तो इस तरह से आपको मोटिवेशन रहेगा। और टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? टाइम टेबल सब बनाते हैं, मैंने भी बनाया था। जो भी टाइम टेबल आप बनाएँ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रखें। एक ऑप्शन उसका ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी है 10 आवर्स पढ़ने की, तो टाइम टेबल 8 ही आवर्स का बनाएँ और उसके बाद 2 आवर्स स्पेयर में रखें, ताकि वो टाइम टेबल को आप एनी हाउ कंप्लीट कर पाओ। तो एक वो पैटर्न हो सकता है। सेकेंडली अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? अ, मीडियम कैसे चूज़ करें? आई थिंक मीडियम कैसे चूज़ करें ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए वेदर यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी। लाइक मैं लिखने के लिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये आपको खुद ही पता होता है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आप हिंदी ही ऑप्ट करोगे एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आप इंग्लिश ही ऑप्ट करोगे और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज जो भी आपका है, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो। तो और सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? टेलीग्राम का ज़्यादा यूज़ करें और जो मतलब जहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट आ रहा है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको फ़ॉलो करें टेलीग्राम पे। यूट्यूब का थोड़ा यूज़ करें, लिमिट्स लगा के रखें ऐप पे। ऐसा ना हो वाले सेक्शन में चले जाएँ तो आपके 2 घंटे उसमें चले जाएँ, तो इसलिए 15-20 मिनट का लिमिट होता है, सारे फ़ोन्स में होता है, उसको लगा के रखें। इंस्टा वगैरह अगर बहुत ज़्यादा मन नहीं करता तो ना ही यूज़ करें, अनइंस्टॉल करके रखें। डीएक्टिवेट भले ना करें, अनइंस्टॉल कर दें। कभी कुछ देखना है, करना है, इंस्टॉल करें, यूज़ करें, अनइंस्टॉल कर दें। तो एक वो पैटर्न हो सकता है। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन चेक करनी चाहिए या ऑफ़लाइन करनी चाहिए, डज़न्ट मैटर। ऑनलाइन में थोड़ा-सा आपका समय बचेगा। टेस्ट अगर आप ऑफ़लाइन दे रहे हो तो अच्छा है, लेक्चर्स अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो अच्छा है। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, जैसे आप करना चाहें। बाकी आप टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी तैयारी कर सकते हो। थोड़ा शांत माहौल होना चाहिए। अगर घर पे माहौल शांत नहीं है, तो आजकल सारे स्मॉल टाउन्स में भी स्टडी हॉल्स हैं, जिनको पॉपुलरली लाइब्रेरीज़ कहते हैं, तो ज़्यादा टाइम अपना लाइब्रेरी और स्टडी हॉल में स्पेंड करें। उसके बाद मैप्स समझ नहीं आते मैप्स। देखो मैप्स बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा याद तो नहीं कर सकते पूरी दुनिया, तो जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर रखिए और उसके बाद फिर जो करंट में चल रहे हैं वर्ल्ड में रीजन्स जो न्यूज़ में हैं, उनके बारे में पढ़ के रखिए, वही आप कर सकते हो। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? भाई देखो मैंने तो अपना पहला अटेम्प्ट कंप्लीट करने से पहले ही दूसरी जॉब जॉइन कर ली थी गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे पास तो प्लान बी बिल्कुल हाथ में था। तो प्लान बी हो तो थोड़ा प्रेशर कम होता है, बट 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद प्लान बी की तरफ देखना चाहिए। अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो डेफिनिटली प्लान बी की तरफ देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। ये नहीं कि आप इसी प्रिपरेशन में स्टक रह जाओ। रिवीजन कैसे करें? जिस चीज़ को पढ़ा है, उसी चीज़ को बार-बार पढ़ो, जब तक फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट ना हो जाए, तब तक पढ़ते रहो। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बस उसको बार-बार पढ़ो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो कॉन्टेक्स्ट मिस होता जाएगा, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, उतना कॉन्टेक्स्ट मिस होगा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? फ़ोन बंद करके लाइब्रेरी में बैठिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप ओआरएन में रह रहे हो तो बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में दोगे, लोकल फ्रेंड्स अगर कम हो तो और ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स होने चाहिए बट वो लोकल ना हो, आप उनसे वीकेंड पे मिल लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके फ्रेंड्स भी ओआरएन में हैं, तो थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी तैयारी करने में। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? तो उसका सिंपल ये है कि आप एक बार उस जगह चले जाओ जहाँ सब पढ़ाई करें। मैंने बताया स्टडी हॉल, लाइब्रेरी। उसके बाद ना अंदर से आपकी अंतरात्मा कह देगी कि भाई पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। दूसरा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके अगर पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा वो मोटिवेशन। उसके बाद मेरे साइड से जो टिप्स है वो ये है कि शॉर्टकट्स की तरफ ना भागिए और दूसरा कि पहले लोग इस एग्ज़ाम में जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और रिसेंटली ऐसा हुआ है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई स्टिल थिंक कि न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद न्यूज़पेपर पे पूरा फ़ोकस रखें। उसके बाद अब आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, तो वो अब आप फिर से टाइप कर दीजिए। अगर आपने पहले टाइप किया है तो भी, तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। इज़ 1 ईयर इनफ और
मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप सब कुछ छोड़ के प्रिपरेशन 1 एंड हाफ ईयर्स का कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ 1 एंड हाफ टू मतलब उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम। आई थिंक ऐसा कोई कोचिंग मैं रेफ़र नहीं कर सकता क्योंकि हर कोचिंग के कुछ फैकल्टीज़ अच्छे हैं, कुछ फैकल्टीज़ उतने अच्छे नहीं हैं, तो डायरेक्टली कोचिंग रेफ़र करना अच्छा नहीं रहेगा प्रिपरेशन के लिए। आप यूट्यूब वगैरह पे ये ट्रायल वीडियोज़ होते हैं, उनको देखो, उससे आप समझो। होम टाउन से प्रिपरेशन मैंने बताया होम टाउन से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी हॉल्स में स्पेंड करो। कोई एक क्वेश्चन था पीएसआईआर ऑप्शनल को लेके, मिस हो गया, फिर से टाइप कर दीजिएगा प्लीज़ आप। हेलो। चैट में जो पीएसआईआर ऑप्शनल का क्वेश्चन पूछा था, फिर से टाइप कर दो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर, मुझे लग रहा है कि अगर आप फर्स्ट 2 स्टेजेस क्लियर नहीं कर पाए हो, तो उतना मत सोचो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने बताया 1 स्टेज एट अ टाइम। जब तक आप इंटरव्यू तक जाओगे, आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी गाइड करने के लिए। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। तो फिलहाल प्री और मेंस पे फ़ोकस करिए। शुभ्रा मैम और पीएसआईआर, तो आई थिंक शुभ्रा मैम का जो नोट्स है, वो बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीएसआईआर की। तो एक बार बेसिक मिल जाए, फिर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वो करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है मुझे, मैं नहीं बता सकता। करंट रिसोर्स, करंट अफेयर्स कैसे पीएसआईआर में ऐड ऑन करें? तो मैंने बताया कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, रोज़ विदाउट मिसिंग एनीथिंग, एनी आर्टिकल, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको मार्केट में आजकल पीएसआईआर मैगज़ीन्स भी मिल जाएँगे, जो स्पेशली पीएसआईआर की स्टूडेंट्स के लिए बने हैं। तो वो हो जाएगा आपसे। चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकती है ये करने में, मतलब चीज़ों को शॉर्टेन करने में और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बनाने में, थोड़ा-सा एनालिसिस करने में, ऐसे चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप आंसर्स भी लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी से आप कंटेंट माँग सकते हो पढ़ने के लिए, तो इस तरह से हो सकता है। एनी मोर क्वेश्चन्स? एनी मोर क्वेश्चन्स फ्रॉम योर साइड? पीवाईक्यूज़ कब से स्टार्ट करें? देखिए, एक बार आपने पूरा सिलेबस मतलब जैसे रिवीज़न जो है, वो फर्स्ट रिवीज़न आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवीज़न सेकंड रिवीज़न फर्स्ट रिवीज़न कर लिया, तो सेकंड रिवीज़न के टाइम से पूरा पीवाईक्यूज़ देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन्स का आइडिया लगे। इज़ 28 इयर्स टू लेट टू स्टार्ट प्रिपरेशन? सर, इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी टू व्हिच टू यू बिलॉन्ग। अगर आप 28 इयर्स के हो और जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपके पास 2-3 अटेम्प्ट ही बचेंगे। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना, क्योंकि आपको करियर में और भी चीज़ें देखनी होंगी कि उससे अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट्स मिल जाएँगे, आप सारे अटेम्प्ट्स यूज़ कर पाओगे। नोट्स कैसे बनाएँ? नोट्स ऐसे बनाएँ कि मतलब जैसे मैंने तो क्लासरूम नोट्स लिए थे, जो भी मैंने पढ़ाई की थी, लेक्चर्स की थी, अगर ऑनलाइन भी लेक्चर्स कर रहा हूँ, तो उसके नोट्स लिए थे। तो वो है मिस्टेक्स व्हिच आई डिड। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, ये कुछ दिन बाद कर लेंगे, कुछ दिन बाद कर लेंगे, तो वो कुछ दिन कभी आता नहीं है, तो चीज़ें बाद के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो वैसे करना चाहिए कि आप चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर लो, तो वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक एक ये नहीं करनी चाहिए, मैंने मोस्टली नहीं की थी, कि आपके 2-3 दिन तक लगातार मिस नहीं होने चाहिए। मान लो आपने कोई ब्रेक लिया है, तो वो ब्रेक हाफ हाफ डे का होना चाहिए। मतलब मेरा अक्सर ब्रेक्स ऐसा होता था कि किसी का बर्थडे है, कुछ है, तो मैं जिस दिन बर्थडे है, उस दिन इवनिंग में 6-7 बजे अगर लाइब्रेरी से निकल जा रहा हूँ, किसी कहीं जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, रात में 1-2 भी बज गए, तो अगले दिन 11-12 बजे आपको वापस लाइब्रेरी आ जाना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन हैंगओवर में चला जाए, वो नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। सर, आई एम नॉट एक्ज़ैक्टली अवेयर अबाउट प्रहार, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। मेंस 365 अच्छा होता है।
बट न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डेली स्टडी शेड्यूल मेरा ऐसा रहता था कि मैं 6 बजे उठता था, अराउंड 6 साढ़े 6 7 बजे तक उठता था, 8 बजे तक लाइब्रेरी, उसके बाद 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग, 1 से 2 लंच, 2 से 7 सेकंड सिटिंग, 7 से 8 डिनर और फिर उसके बाद 8 से 10 एक और सिटिंग। उसमें जितना भी इफेक्टिवली पढ़ पाऊँ, बीच में चाय-पानी चलता रहता था। एनी मोर क्वेश्चन्स? एनी मोर क्वेश्चन्स? अगर आप 2028 में एलिजिबल होगे, तो इतनी क्या जल्दी है एग्ज़ाम देने की? मतलब अभी आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी एज भी नहीं हुई है, तो आप फुल टाइम प्रिपरेशन करो सिविल सर्विसेज़ के लिए और अच्छे से एग्ज़ाम दो, कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हैं और उसके ज़्यादा भी अगर क्वेश्चंस हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा रीच आउट करने का मीडियम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप रीच आउट कर सकते हो। अ, टाइम की थोड़ी तो कमी रहेगी, तो अ, जि थोड़े ट दिन बाद रिप्लाई करूँगा, बट कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई कर दूँ, हेल्प हो जाए जितने लोगों की हो पाए। मैथ्स फॉर सीसेट सर क्लासेस ले लीजिए, तो वो बेटर होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा और क्लासेस लीजिए मैथ्स के लिए अगर आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा है सीसैट के लिए तो। अदरवाइज़ खुद से करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जो भी पॉ मुझे उतना आइडिया नहीं है पॉपुलर कौन है सीसैट के मैथ्स के लिए, बट जो भी पॉपुलर है उनके क्लासेस लीजिए। क्लासेस डू हेल्प, तो उसको आप कर सकते हैं रेफर। ठीक है, हम लोग इसको आज के लिए एंड करते हैं। Thank you so much for giving your time and all the best to everyone. सब लोग एग्ज़ाम क्रैक करिए। थैंक यू।